मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज हम उस शख्स से बात करने आए हैं जिसको हमें आपको रूबरू कराने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने बैठे हुए हैं उमा सर, जो कि लगातार टीचिंग में पटोरी में 2006 से यह विद्यार्थियों को किसी न किसी माध्यम से हर फील्ड में अपने आप को बता रहे हैं कि हम आपके प्रति यहाँ पर हैं। और 1989 से ही, जब इनका उम्र 13 साल का था, तब से टीचिंग लाइन में है। तो हम इनसे बात करेंगे कि सर, अभी जो चर्चा है कि आप राजनीति में आ रहे हैं, तो पहले इस चर्चा पर एक पूर्ण विराम लगा दें कि ये सही है या गलत। जी बिल्कुल सही है, और राजनीति में आ नहीं रहे हैं, बल्कि इसे हम ऐसे समझें कि राज्य के लिए कुछ नीति निर्धारित हो। इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि हमें उस क्षेत्र में कदम रखना चाहिए, और हमने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। सर, जैसा कि हमें ज्ञात है कि आप 13 वर्ष की उम्र से टीचिंग के लाइन है, तो टीचिंग शिक्षा एक ऐसा स्कोप है जहां से आप समाज को बदल सकते हैं। तो क्या शिक्षा से ऊपर राजनीति हो गई सर? देखिए, शिक्षण से ऊपर राजनीति को नहीं कहा जा सकता। ऐसे अगर आप कहें तो राजनीति को भी शिक्षण के अंदर देखा जा सकता है। तब आप थोड़ा इस रूप में आइए कि अगर कभी कभार क्या होता है कि आप के पास कई खेत होते हैं और किसी खास क्षेत्र में आपने सेवा की, और उस क्षेत्र में आपने जो ज़रूरत समझा, जो अवांछनीय था, उसको आपने हटाया। ठीक इसके विपरीत दूसरे क्षेत्र में आपने देखा कि कुछ अवांछनीय खरपतवार या जो चीज़ें अवांछनीय हैं वो बढ़ जाता है। तो शिक्षण करते हुए हमने निकट से देखा कि कुछ अवांछनीय तत्व राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ से गए थे, और हमें लगा कि दूर से केवल देखते रहना यह इंसान के धर्म के नाते शोभा नहीं देता है, इंसान होने के नाते। इसलिए इंसानियत की पुकार पर हमने इस क्षेत्र में कदम रखा। जैसा कि निस्संदेह उस क्षेत्र को, शिक्षक के सेवा को कतई हम किसी दृष्टिकोण से कम नहीं आंक सकते। और एक सुधारना चाहेंगे, 13 वर्ष की अवस्था जब हमारी थी तो शिक्षण की मतलब ये सीखने, सिखाने, पढ़ने, पढ़ाने की एक अभिरुचि थी, और उसको हमने कंटिन्यू रखा। अपने मित्रों के साथ बैठकर हम लोग बातचीत करते हुए पठन पाठन का, और उसमें मेरा सौभाग्य रहा कि उन दिनों भी हम उनको बताते थे कि हम लोग ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे अभी आप राजनीति में आ रहे हैं, तो यह किस पार्टी से आप यहाँ पर चुनाव लड़ या निर्दलीय लड़ने? नहीं, पोलरल पार्टी है। पोलरल पार्टी अभी पॉपुलर उतना नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो उसकी नीति है और पार्टी प्रेसिडेंट की जो नीयत है, नीति और नीयत दोनों के साथ, जिस इरादे के साथ वो मैदान में है, ग्राउंड में है, तो बहुत जल्दी उसको धरातल पर आप देख पाएंगे। जैसा कि आपने पार्टी का नाम चूज किया है प्लुरल्स, तो प्लुरल्स का मतलब क्या होता है सर? प्लुरल्स स्वाभाविक है, एक सिंगुलर प्लुरल्स, आप एक नहीं, प्लुरल मतलब सबका, बहुवचन। हाँ जी, जनगण यानी समूह है, जनता का समूह है। हम इंडिया में रहते हैं, यानी भारत देश में रहते हैं, और यहाँ पर कोई अंग्रेजी वर्ड हो गया जो कि प्रभावित नहीं कर पाता। खास करके हम बिहार में, इंडिया में बिहार में आते हैं, यहाँ के अधिकतर लोग गांव से आते हैं, गांव के कस्बे से आते हैं, वो प्लुरल्स का मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो ये प्लुरल्स पार्टी का नाम है, और जहाँ मैं जानता हूँ कि पुष्पम प्रिया चौधरी इनके अध्यक्ष हैं। तो लोगों के बीच में जाकर नाम को पहले कैसे देखिए। अब हाँ, थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें जिस नाम से होती है उसी में ज़्यादा, अगर हिंदी में कहा जाए तो शायद काफ़ी जटिल हो जाता है। और कुछ जो विजन आपका है, जो आपका उद्देश्य है, वह कुछ डिफाइन करता हुआ जब कोई वर्ड होता है। अच्छा, जैसे प्लेटफॉर्म, अब प्लेटफॉर्म की हिंदी के रूप में लोग सब नहीं जानते। प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू में दिक्कत हुई होगी, प्लेटफॉर्म, स्टेशन, टिकट, मास्टर, इस सब के रूप में। तो प्लुरल को ज़मीन पर लाना, जन तक पहुंचाने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन मुझे लगता है इसका इसी रूप में जाना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसका जो विजन है, उसके जो उद्देश्य हैं, वो इसी से स्पष्ट हो सकते हैं। निस्संदेह अंग्रेजी वर्ड होने के नाते लोगों को समझने में
थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग इसे समझाने की कोशिश करेंगे ताकि लोग उसको आराम से जान सकें, आसानी से जान सकें। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं, जब हमें जहाँ तक जानकारी है पुष्पम प्रिया चौधरी के पिताजी जदयू में थे और यह खुद एक नई पार्टी बना लिए, तो क्या यहाँ पर उनका मनसा है कि हम कैसे प्रतिनिधित्व करें या बाद में जदयू की तरफ जाएं? पिता का किसी पार्टी में होना ये कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है। बेटी का दृष्टिकोण अलग है। हर व्यक्ति संसार में जो आया है वह अपने अपने किसी खास गुण के, किसी खास विशेषता के साथ आया है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो राजनीतिक विरासत उसके पास थी और राजनीति वह जदयू से भी शुरू कर सकती थी पिता का वारिस बन करके, लेकिन इसे लगा कि हम विरासत के को न स्वीकार कर पद चिन्ह पर चलने से अच्छा है कि हम पद चिन्ह को निर्मित करें और वो एक नए उद्देश्य के साथ नए रास्ते पे चलना शुरू की, और इस विश्वास के साथ कि एक दिन लोग उसे समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि इसका उद्देश्य किस महान उद्देश्य के साथ यह पॉलिटिक्स में कदम रखेगी। ऐसे भी अगर आप उनकी कभी आप अगर हेतु को समझने की कोशिश करें तो उसमें एक बात वो स्पष्ट करती है कि मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आई, मैं पॉलिसी मेकिंग के लिए आई। और बिहार में पॉलिटिशियनों की और पॉलिटिक्स दोनों पहले से ही बहुत हैं, पॉलिटिशियन भी बहुत हैं और पॉलिटिक्स भी बहुत हुआ है पॉलिसी मेकिंग के लिए। पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं तो उनके पिताजी जदयू में रहे और वह जदयू नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हैं कि 15 साल में नीतीश कुमार ने बिहार में जो भी मिल पहले से खुला था या जो बंद था उसे न चालू करवाने का काम किया और नई कोई कारखाना नहीं लगा। और नीतीश कुमार की जब बात किया है तो पिछले 15 साल की बात करने लगते हैं। तो ये कमोवेश दोनों की विचार लगभग नीतीश कुमार और लालू यादव की एक ही थी, दोनों पर आक्रामक है। जी देखिए, मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि जब वो दोनों के बारे में सोचती है या किसी 30 साल की पीछे की राजनीति की बात सोचती है तो उस समय उनका इसमें जो जुड़ा उद्देश्य है 90 के बाद और 20 तक, यानी 2020 तक, इन 30 वर्षों में जब पूरे भारतवर्ष में आर्थिक उदारीकरण के कारण भारत के सारे राज्यों में काफ़ी औद्योगिकरण हुआ, विकास हुआ, और वहीं 15 वर्ष जो सोशल जस्टिस के नाम पर किया गया, और उसमें हुआ क्या कि जस्टिस किसके साथ हो रहा था पता नहीं, लेकिन औद्योगिकरण के साथ अन्याय हो गया और उद्योग धीरे धीरे मरते चले गए, ख़त्म होते चले गए। और बाद में चल कर के जो सरकार आई उसको दूसरे मुद्दे पर उसने पहले की सरकार को में जंगल राज का नाम दे करके अब उसके बाद वो जंगल की सफाई करने के नाम पर उन्होंने शुरू किया। लेकिन उनकी भी नज़र कैसे हम बिहार का विकास कर सकते हैं, कैसे दूरगामी उनके पास कोई योजनाएं नहीं थी। हालांकि शुरुआती कही जा सकती है कि शुरुआती जो चीज़ें थी इससे लगा था कि एक नया विजन के साथ नीतीश जी की सरकार बनी है, परंतु बाद में चल कर के धीरे धीरे अहंकारी होते चले गए। और पुष्पम प्रिया जी जब उस पर आक्रमण करती हैं तो वो आक्रमण 29 वर्षों की सोच पर का है। अभी सोच के अंदर उनके पिताजी आते हैं या नहीं आते, इस पर मैं विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता। एक और सवाल सर, पुष्पम प्रिया चौधरी ही क्यों? यहाँ की बिहार की प्रमुख पार्टियाँ हैं आरजेडी, बीजेपी, जदयू और कांग्रेस, ये 4 पार्टियों में से कोई एक क्यों नहीं? सबसे पहले तो जिन्हें राजनीति की भूख हो वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जो राजनीति को सेवा समझते हैं, राजनीति को धर्म समझते हैं, वो धर्म के लिए सोचते हैं कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ किस प्रकार की स्थिति है। तो जब हमने पुष्पम प्रिया चौधरी जी का विजन देखा, सुना, जाना, तो मुझे लगा कि एक ऐसा विजन है, एक ऐसा दृष्टिकोण है, एक ऐसी प्लानिंग है जिसको सहयोग करने की आवश्यकता है। तो हमने पहले ही कहा था कि राजनीति मेरी किसी तरीके से शुरू करने की हो ये मेरी इच्छा नहीं है, और आज भी मैं राजनीति में नहीं हूँ। बस हमने पॉलिसी मेकिंग की जो बात आई है, नीति निर्धारण की बात आई है, बिहार की नीति निर्धारण में मेरा कोई अगर योगदान पुष्पम प्रिया जी को प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, यही मेरे लिए बहुत है। बहुत बड़ी बात कही। अब बात करते हैं कि जब नीतीश कुमार
शिक्षा को लेकर 2005 से लगातार ही शिक्षा पर ज़्यादा असर डालते हैं, जोर डाला है, और खासकर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आप टीचर हैं, 2006 से पटोरी में हैं, तो मैं यहीं की बात करूंगा, क्या 2005 के बाद शिक्षा में कुछ बदलाव हुआ है? शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट हुई है। शिक्षा के व्यवसायीकरण में और शिक्षा का जो प्रचारीकरण में, शिक्षा के नाम पर प्रचार बहुत हुआ है, लेकिन उसकी गुणवत्ता नित्य प्रतिदिन गिरते चली गई है। और इसके लिए सरकार की नीति और नीयत दोनों दोषी है। यानी सरकार की ने नीति भी कुछ इसी तरीके से निर्धारित की और सरकार की मंशा भी साफ सुथरा नहीं रही। इससे निरंतर जो अच्छे शिक्षक भी थोड़ा बहुत सेवा कर सकते थे, उनको किसी दूसरे काम में उलझा कर रखा गया, ये एक परेशानी हुई। और दूसरी बात है कि जो तुष्टीकरण चला, इसमें शिक्षक की कोई विशेष चीज़ रह नहीं गई थी, यानी कोई विशेष मानक नहीं रह गए थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि पिछले 15 वर्षों में शैक्षणिक तंत्र का बहुत प्रसार प्रचार हुआ, शिक्षा की गुणवत्ता गिरते चली गई। ऐसे स्कूल बहुत खुले गए, उनको बहुत सारे विद्यालय को उत्क्रमित किया गया, सब कुछ हुआ, परंतु उत्क्रमित विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक वही रह गए। 2005 तक बात किया जाए तो शिक्षा दर जो बिहार का था वो 47% था। हाँ, और साक्षरता बढ़ गई, और अभी जो है वो लगभग 72 के आसपास पहुंच गए, 67 से ऊपर। ये आंकड़े को ही दर्शाने के लिए सारी व्यवस्था की गई, ताकि आंकड़ों में उलझा करके ये बता दिया जाए कि हमने साक्षरता दर बिहार को साक्षर कर दिया। लेकिन जब हम लोग चूँकि धरातल पर के आदमी हैं और हम जब धरातल पर आते हैं तो देखते हैं कि साक्षरता दर तो काफ़ी 47 से 72 हो, परंतु ये जो लोग 72 लोग जो साक्षर हैं, इनकी गुणवत्ता पर, इनकी काबिलियत पर जब हम आते हैं, इनकी ज़मीन पर जब हम पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि कितना खोखलापन है। तो निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये काम तो बेहतर किया, परसेंटेज यानी भ्रम पैदा करने की स्थिति जो उन्होंने पैदा की है, और उसको यानी कहने का अभिप्राय है कि भ्रामक वातावरण के निर्माण में सफलता उनको मिल गई। जहाँ तक ये बात किया जाए शिक्षा से ही, एक और बात हम करते हैं, उसके बाद लास्ट करेंगे क्वेश्चन आपसे, कि जो 2005 से पहले जो बहाली किया गया था टेंडर के तौर पर, कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर का, जो आंगनबाड़ी और जो भी हो, उसको बाद में नीतीश कुमार ने परमानेंट कर दिया, जबकि वो शिक्षित नियोजित जो शिक्षा टीचर थे वह उस काबिल नहीं थे, फिर भी उनको नियोजित करके रख लिया गया परमानेंट करके, और वो अभी बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे अच्छे से। यही कारण है गिरावट का शिक्षा? जी देखिए, है क्या कि पहले तो हम थोड़ा सा इस संदर्भ में ये बात करें कि नियमितता अभी भी नियमित यानी नहीं हुए हैं, नियोजित हैं जी। तो नियोजित को नियमित नहीं कहा जा सकता। खैर जो भी हो, नियोजित ही सही, लेकिन नियोजन में जिन लोगों को नियोजित किया गया, नियोजन की जो प्रक्रिया थी उसमें कितनी पारदर्शिता थी, ये हमें देखना पड़ेगा। नियोजन हो कैसे रहा था, नियोजन कर कौन लोग रहे थे, नियोजन वाली जो टीम बैठी थी जिनको नियोजन करना था, उनकी पात्रता कैसी थी और वो कितनी ईमानदारी से इस काम को कर रहे थे। तो अगर सारा चीज़ देखा जाए तो बहाली की प्रक्रिया है कुछ इस प्रकार की रही, जिसमें ऐसे ऐसे लोग आ गए सामने जो शायद शिक्षक होने की कभी मंशा पालते नहीं थे, अवसर के कारण, और देखे कि चलो किसी तरीके से मिल जा रहा है तो इस क्षेत्र में आ गए। अभी शिक्षा के अभाव के कारण बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बिहार पूरे देश में ही बेरोजगारी बढ़ गई है, इस पर कुछ कहना चाहिए? देखिए, बेरोजगारी शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके लिए अगर हम हटा दें तो रोजगारी की बात आती है, परंतु अपने देश में इसे एक अलग ढंग से देखा जा रहा है। और रोजगारी का सीधा मतलब हो जाता है सरकारी नौकरी, यानी सरकारी नौकरी को लोग रोज़गार मानते हैं। तो बेरोजगारी के लिए मुझे इस विषय पर बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि केवल सरकारी नौकरी को रोज़गार नहीं समझा जाना चाहिए, और जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। जो खुद के रोज़गार होते हैं, जो किसी तरीके से घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के हैं, उसको भी मुझे इस श्रेणी में रखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है ईमानदारी से यदि स्वीकारा जाए
तो दुनिया में, भारत में आने वाले भविष्य में भी कोई सरकार ऐसी बनने वाली नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक युवा को सरकारी नौकरी दे सके। तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी के प्रति नज़रिया हमें बदलना पड़ेगा और सरकार को नीति ऐसी निर्धारित करनी चाहिए जिसमें रोजगार का सृजन हो। नौकरियों के सृजन करने पर जो जोर दिया जा रहा है वो सही हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है कि आप सबको दे सकते। इसलिए बेहतर होगा कि नौकरियों का सृजन ना करके या नौकरियों के सृजन के साथ साथ, यूँ कहें, नौकरियों के सृजन के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए। अंतिम क्वेश्चन सर, चुनाव से, बिहार का चुनाव ये सबसे परे होकर शिक्षा, बेरोजगारी, दवाएं, ये सबसे परे होकर विकासशील सिर्फ लास्ट में आते आते जाति पर आ जाती है। तो जाति की बात किया जाए तो बिहार में 3-4 प्रमुख जातियां हैं, जैसे यादव, राजपूत, मुसलमान और कोयरी कुर्मी कह सकते हैं, और इन्हीं का दबदबा रहा है बिहार में। तो आप उस पॉलिसी मेकर से आज जुड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लास्ट में जाति शब्द जुड़ जाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यही सोचना चाहिए कि ये कभी राजनीति में ऐसा था कि सदा से रहा है, ऐसा नहीं था, बना बीच में। तो जो चीज़ बीच में बना है वो बिखर भी सकता है आगे, उसके बॉन्ड कमज़ोर भी हो सकते हैं। हम अगर पीछे चले जाएं, जब आज़ादी के शुरुआती समय में या आज़ादी के पहले, तो राजनीति का यह स्वरूप नहीं था, ऐसे समीकरण नहीं थे। तो जो समीकरण आज राजनीति में मुख्य रूप से दिखाई दे रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है ये समीकरण सदा रह जाएंगे। आज लोग ऐसी स्थिति में पहुँचे हैं जहाँ अपने बारे में सोचते हैं, जाति से थोड़ा उठ रहे हैं। एक छटपटाहट वाला वर्ग आपको समाज में दिख जाएगा, मिल रहा है। थोड़ा सा इस वर्ग को नेतृत्व तो करने दीजिए, थोड़ा सा इस वर्ग को आगे आने दीजिए। जो ही ये वर्ग आगे आएगा, ये समीकरण सब टूट जाएंगे। ऐसे भी मुझे लगता है ये जर्जर हो गए हैं, ढहने लगे हैं, टूटने लगे हैं, और विशेष कुछ इस पे अब ज़्यादा किया नहीं जा सकता, क्योंकि इन्हीं जातीय समीकरणों के कारण आज ऐसे समीकरण निर्माता लोग और इनकी पार्टी खुद उलझन में फंस गई है कि मुझे कौन सा कैंडिडेट देना है, क्या करना है, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं और फिर बागी भी हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब ये टूटने लगा है और लोग सोचने लगते हैं कि कल तक क्या उसका प्रचार कर रहा था, अब मैं किसके साथ हूँ। सर, ऐसा नहीं लग रहा था कि अगर आप बीजेपी, जदयू या आरजेडी से आते तो आपको राजनीति में सफलता आसानी से मिल सकती थी? उसके बाद आप अपना जो आपने सोचा है नीति क्या है, आपको आपके समाज को बदलने की, वो लागू कर सकते थे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो पहले ये है कि बीजेपी, आरजेडी और जदयू का जो ढांचा रहा है, अगर मुझे इनमें से किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा से अगर मुझको बहुत रिश्ता रहता, गहरा रिश्ता रहता, तो मैं पीछे ही शायद इसमें राजनीति में प्रवेश करता, सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता। लेकिन मुझे इनमें से किसी की धारा ऐसी नज़र नहीं आई जिसमें कि हमको प्रवेश करना चाहिए, और ऊपर उठने की सोच से मैं नहीं आया। मैं इसलिए आया हूँ कि अपने हिस्से से मैं अगर एक सोच के साथ यदि कोई राजनीति में कदम रख रही हो तो उसको हम क्या दे सकते हैं। तो एक समान विचार वाले लोगों की मुझे लगा कि एक पार्टी है जिसके साथ कुछ कदम या फिर यही समझ लें जिसका हम कदम हुआ जा सकता है। तो इसलिए हम इसमें इस क्षेत्र में कदम रखें। तो अभी आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और सुन रहे हैं उमा सर को, कि जिन्होंने बारीकी से अपनी बात रखी बिहार की राजनीति और खासकर क्यों नहीं दूसरे दल से जुड़े, और पुष्पम प्रिया चौधरी यानी कि प्लूरल्स पार्टी से क्यों जुड़ी, क्योंकि वो पॉलिसी मेकर पॉलिसी को लेकर एक काम कर रहे हैं, एक पॉलिसी कैसे बिहार को बदलना है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और मेरी आशा है कि इस बार मोरवा विधानसभा क्षेत्र से उमा सर जीत कर आए।